देशवासियों के नाम संदेश। सब देशवासी मिल उतारें इस वतन की आरती, सब देशवासी मिल उतारें इस वतन की आरती, फूले फले यह देश भारत और हमारी भारती। सोए रहेंगे साथियों, सोए रहेंगे साथियों, कब तक कि तुम अज्ञान में, जागो उठो जुट जाओ फिर से देश के उत्थान में। सोचो हमारे देश का, सोचो हमारे देश का मन आज कितना अधीर है, सोचो हमारे देश के सीने में कैसा तीर है, सोचो हमारे देश के सीने में कैसा तीर है। कोशिश करो यह जानने की देश क्यों है गिरा हुआ, कोशिश करो यह जानने की देश क्यों है गिरा हुआ, दुनिया का जो सरताज था वो। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। आज क्यों पिछड़ा हुआ, दुनिया का जो सरताज था वो आज क्यों पिछड़ा हुआ। बरसों से बाड़े खा रही है देश की हरियाली को, बरसों से बाड़े खा रही है देश की हरियाली को। व्याकुल व्यथित इस देश के जन खोजते खुशहाली को, व्याकुल व्यथित इस देश के जन खोजते खुशहाली को। सब एक होकर नष्ट कर दो, सब एक होकर नष्ट कर दो स्वार्थी रखवालों को, जो हो अटल सच्चाई पे खोजो नए खुशहालों को। जाति धर्म के नाम पर इस देश के टुकड़े हुए, जाति धर्म के नाम पर इस देश के टुकड़े हुए, सीधे सरल खुशहाल लोगों के मलिन मुखड़े हुए, सीधे सरल खुशहाल लोगों के मलिन मुखड़े हुए। अब लक्ष्य केवल एक, अब लक्ष्य केवल एक, अपने देश का उत्कर्ष हो। जाति धर्म हो कोई, पहले देश भारतवर्ष हो। मुश्किल से आई देश की पतवार सच्चे हाथों में, मुश्किल से आई देश की पतवार सच्चे हाथों में, मिलजुल के इनका साथ दो, मत आओ झूठी बातों में, मत आओ झूठी बातों में। राजीव दीक्षित भाई जैसे देशभक्त मिल जाएंगे, राजीव दीक्षित भाई जैसे देशभक्त मिल जाएंगे। उजड़े हुए इस चमन में हम फिर से सौरभ पाएंगे, उजड़े हुए इस चमन में हम फिर से सौरभ पाएंगे। बंधुओं, एक बात कहना चाहूंगी कि राजीव भाई दीक्षित जैसा नौजवान युवा आज नहीं, कम से कम मैंने 7-8 साल पूर्व आजादी के आनंद के बारे में और पेप्सी कोको कोला के बारे में बहुत सुना। ऐसे हमारे एक नवयुवक समाज में आगे आए हैं, हजारों नवयुवकों को जोड़ रहे हैं। इसलिए एक बात कहते हुए, युवा शक्ति वह शक्ति है, युवा शक्ति वह शक्ति है जब चाहे ब्रह्मांड हिला दे, युवा शक्ति वह शक्ति है जब चाहे ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति वह शक्ति है प्याले में तूफान उड़ा दे, युवा शक्ति वह शक्ति है प्याले में तूफान उड़ा दे। युवा शक्ति वह शक्ति है दम भर दे भरी जवानी में, युवा शक्ति वह शक्ति है दम भर दे भरी जवानी में। युवा शक्ति वह शक्ति है आग लगा दे पानी में, युवा शक्ति वह शक्ति है आग लगा दे पानी में। बंधुओं, राजीव भाई युवा होश में है और साथ में होश को लेकर बैठे हैं, तो मैं समझती हूँ कि देश का उत्थान जरूर होगा। धन्यवाद बहन। साध्वी जी के चरणों में नमन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राजीव भाई जिसके लिए चर्चित और प्रसिद्ध हैं, वो हम सब जानते हैं। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र चिंतन उनका गहन विषय रहा है। उस पर उनकी सूक्ष्म सोच रही है हर एक समस्या के बारे में, और उसके बाद अब उन्होंने स्वास्थ्य के लिए भी जो सूक्ष्मता से उन्होंने गहन अध्ययन किया है और वो हम तक अपनी बात रख रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को मैं जोड़ना चाहता हूं। राजीव भाई जिस राष्ट्र चिंतन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमने देखा है कि कुछ वर्षों में या पिछले 5-10 सालों में हमारी समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे विश्व में बहुत सारे ह्रास हुए हैं, बहुत कुछ बदला है, बहुत चीजें गिरी हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम केवल नकारात्मक रूप से देखें, लेकिन जब देखेंगे कि नकारात्मक चीजें ज्यादा बढ़ी हैं, हमारा परिवार टूटा है, भाई भाई को धोखा दे रहा है, व्यापारी व्यापारी को धोखा दे रहा है, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। बेनजीर भुट्टो को कल अपनों ने ही मार दिया, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और सब कुछ बिगड़ गया। हमारी बच्चियां अपने माँ बाप के दर्द को समझे बगैर घर से भाग रही हैं। ये सारी समस्याएं इतनी ज्यादा हम लोगों के सामने हो रही है कि हम इसका समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं।
तो ऐसा मैं राजीव दीक्षित भाई से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कफ, पित्त और वात का ऐसा कौन सा प्रकोप हुआ है जो हमारे समाज को इसने इस तरह से अस्वस्थ कर दिया है। तो अगर वो वाग्भट्ट के कोई ऐसे सूत्र, शायद हो सकता है उस समय विषमताएं इतनी नहीं रही होंगी जब वाग्भट्ट ने इस चीज को लिखा, लेकिन ऐसा दूरदर्शी व्यक्तित्व निश्चित रूप से कहीं कुछ सूत्र लिखा होगा जिसको राजीव दीक्षित समझ सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि वो स्वास्थ्य के साथ वो हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। राजीव दीक्षित। जो मैं बताना भूल गया था कि आप सब जानते हैं राजीव दीक्षित जी पूरे देश में घूमते रहते हैं और इसके लिए वो किसी तरह का रकम या किसी तरह की राशि वो नहीं लेते हैं और इनका पूरा का पूरा जो ये आंदोलन है वो सेवाश्रम में इनका जो ट्रस्ट है उस पे चलता है और वहां वो जमीन से जुड़ी हुई चीजों को वो महत्व देते हैं, उन लोगों को बढ़ावा देते हैं। जैसे उसने पहले दिन कहा कि कुम्हारों के लिए और खादी बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम वहां पे सेवाग्राम में किया है और सेवाग्राम से अभी खादी के कपड़े यहां आ चुके हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि पूरा का पूरा कपड़ा आप खरीदें। यह राशि राजीव भाई को नहीं जा रही है, यह राशि उन गरीबों को जा रही है, उन ज्वालाओं को जा रही है जो इसके कार्यबद्ध हैं। धन्यवाद। परम पूजनीय साध्वी जी को वंदन। आज मैं आपसे वाग्भट्ट जी के अष्टांग हृदयम शास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय की बात करना चाहता हूं, जिसकी तरफ प्रदीप भाई ने इशारा ही कर दिया। मैं खुद ही उसकी आज बात ही करने वाला था, उन्होंने कह दिया तो अच्छा ही हुआ कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति अगर सम है तो हम जीवन भर निरोगी रहते हैं। और निरोगी शब्द की जब मैं बात करता हूं तो आप वाग्भट्ट जी का जो निरोगी शब्द है वो शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ। और मन के बाद एक और स्थिति होती है चित्त की, वहां भी स्वस्थ। तो आप मन और चित्त और शरीर तीनों स्तर पर स्वस्थ हैं, ये उनकी भाषा है, निरोगी हैं। अगर आपका खाली शरीर स्वस्थ है और मन नहीं है, चित्त स्वस्थ नहीं है, तो निरोगी नहीं माना जाएगा आपको। कुछ न कुछ तकलीफें आप अपने को देने वाले हैं, समाज को देने वाले। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं, ये तभी संभव है जब वात पित्त कफ आपके शरीर में सम है। सम होने के माने जितना वात चाहिए उतना है, जितना पित्त चाहिए उतना है, जितना कफ चाहिए उतना है। वात पित्त कफ तीनों दोष हैं। एक तरफ वाग्भट्ट जी कहते हैं कि ये तीनों दोष हैं, त्रिदोष, लेकिन एक तरफ ये जरूरी भी है, ये भी महत्व की बात है। अगर ये नहीं है शरीर में तो आप शरीर से काम ही नहीं ले सकते। वात भी चाहिए, पित्त भी चाहिए, कफ भी चाहिए। बस उन्होंने ये कहा कि ये सम मात्रा में हो, जब जितनी जरूरत है उतने हो। जनवरी का महीना चल रहा है, मान लो अभी आ जाएगा कल से, तो जनवरी के महीने में वात जितना चाहिए, पित्त जितना चाहिए, कफ जितना चाहिए उतना अगर है तो बहुत अच्छा। फरवरी में, मार्च में, महीनों के हिसाब से जो आपका जीवन चक्र चलता है उसमें जैसी जैसी जरूरत हो उतना वात पित्त कफ होता रहे तो आपके लिए सबसे अच्छा। और अगर ये जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होता है, नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही खराब, तो आप रोग ही रोग में डूबेंगे। ये है जो महत्व की बात समझने की है। तो वाग्भट्ट जी ने कहा कि आपके जीवन में ये वात पित्त कफ जब जरूरत हो वैसे ही रहे, उसके लिए उन्होंने एक अध्याय लिखा, पूरा अध्याय लिखा। उसका नाम है दिनचर्या। दूसरा एक अध्याय लिखा, उसका नाम है ऋतुचर्या। एक अध्याय लिखा आहार द्रव्य का ज्ञान, माने जो खा रहे हैं उसके बारे में जानना, आहार द्रव्य का ज्ञान। फिर ऐसे करते करते उन्होंने 40 से ज्यादा अध्याय लिख डाले। कुल अध्याय में 7000 सूत्र में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। तो जो दिनचर्या वाला हिस्सा है वो अभी तक मैं बात नहीं कर पाया आपसे। आज मुझे एक दिन मिला तो मैं बात करता हूं, और व्याख्यान के अंत में जो प्रदीप भाई ने कहा वो इसमें जुड़ जाएगा अपने आप। दिनचर्या के बारे में वाग्भट्ट जी कहते हैं कि सामान्य रूप से हमारे शरीर की अवस्था के हिसाब से हमें दिनचर्या तय करनी है, शरीर के हिसाब से। सबके लिए ये जर्नल नहीं है, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से ये बदलती है। जैसे मेरे बगल में बाबूजी बैठे हैं तो इनकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी,
और मुझसे छोटा कोई लड़का या लड़की है, भाई या बहन है, उसकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी। तो आपकी सुविधा के अनुसार मैं 3 हिस्से करता हूं। मैंने पहले भी वो 3 हिस्से किए हैं। जवानी शुरू होती है 18-19 वर्ष में, इस देश में ऐसा माना जाता है। भागवत जी के हिसाब से ये बराबर नहीं है, आज माना जाता है। हमारे यहां 18 साल पर वोट देने का अधिकार आपको मिलता है, ऐसा माना जाता है कि आप में परिपक्वता है। भागवत जी कहते हैं कि जवानी 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। पुराने लोग हमारे ऐसा ही मानते थे, 13 से 14 साल में युवा अवस्था शुरू हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि जन्म से लेकर 13-14 साल तक का एक भाग, 13-14 साल से लेकर 60 साल तक दूसरा भाग, और 60 साल के ऊपर तीसरा भाग, 3 तरह के लोगों की श्रेणी बना दी जाए। अब इसमें दिनचर्या का ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहली बात जो आप सबको याद रखनी चाहिए हमेशा, कि जो 0 वर्ष से लेकर, माने पहला दिन का कोई बच्चा है, वहां से शुरू करके 13-14 साल, ये बच्चा जो है कफ के प्रभाव में रहता है। ऐसा कहें, बचपन में कफ बहुत होता है शरीर को, सारा शरीर कफ के असर में ही रहता है। उस समय वात और पित्त दोनों कम होते हैं। पित्त तो थोड़ा रहता है, वात तो बिल्कुल ना के बराबर होता है बचपन में। इसलिए बचपन में 13-14 साल की उम्र तक के किसी भी बच्चे को या भाई बहन को मैं देखता हूं और वो मुझे कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे आया। आना ही नहीं चाहिए। भागवत जी कहते हैं कि प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। वो व्यवस्था ये है कि बचपन जो आपका गुजरेगा वो कफ के असर में होगा, कफ ज्यादा होगा। जिनको कफ ज्यादा होगा उनको घुटनों का दर्द होना ही नहीं चाहिए, कमर का दर्द होना ही नहीं चाहिए, हड्डियों में दर्द होना ही नहीं चाहिए, उनके बाल गिरने ही नहीं चाहिए, बाल बढ़ने ही चाहिए, उनके शरीर में कभी भी थकान होनी ही नहीं चाहिए। शरीर सोने के लिए ज्यादा प्रवृत्त होना ही चाहिए, क्योंकि कफ के असर में नींद बहुत आती है। तो 14 वर्ष की उम्र तक अगर कोई भी भाई या बहन, बेटा या बेटी 8 घंटे से 10 घंटे भी सो रहा है तो भी उसके लिए अनुकूल ही माना जाता है। तो कफ के असर में नींद बहुत आती है, वात के असर में नींद बिल्कुल कम हो जाती है। तो कफ के असर में अगर वो बच्चा है तो उसके शरीर की एक तरह की दिनचर्या ऋतुचर्या है। फिर क्या होता है कि 14 साल से ऊपर लेके 60 साल तक जवानी मान लीजिए, तो इसमें पूरा शरीर पित्त के असर में रहता है। 14 साल से लेकर 60 साल तक पित्त का असर होगा। तो शरीर को पित्त का असर होगा ही ये इतने दिनों में। तो इनके लिए एक तरह की ऋतुचर्या, दिनचर्या। और तीसरा है 60 के ऊपर की जब उम्र हो जाती है तो वात के प्रभाव में आ जाता है पूरा शरीर। तो 60 के ऊपर उम्र जिनकी हो गई, अब वो मुझे ये कहें कि राजीव भाई घुटने दुख रहे हैं, तो समझ में आता, ठीक है भाई, स्वाभाविक है आपके लिए, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये उतना ही स्वाभाविक है जैसे आपके जीवन में बहुत सारी दूसरी चीजें स्वाभाविक होती है। तो 60 के बाद जब तक आप जीवित हैं वात के प्रभाव में है, 60 से पहले 14 वर्ष तक जब तक आपकी उम्र है आप पित्त के प्रभाव में है, और 14 वर्ष से कम आपकी उम्र है तो आप कफ के प्रभाव में हैं। तो मैं कफ से शुरू करता हूं। कफ से शुरू करें कि कफ प्रधान जो बच्चे हैं 14 साल तक, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। उनके लिए भागवत जी कहते हैं कि ये जो कफ के प्रभाव में बच्चे हैं, ये आज से मैं आपसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, कफ के प्रभाव के बच्चों को जितनी चाहें उतनी नींद लेने दीजिए। आप उनको टोका टाकी मत करिए। अक्सर मैंने देखा है माँ बाप की जो टोका टाकी बच्चों के लिए, अरे इतनी देर सोता है, वो सोएगा ही क्योंकि कफ के असर में है। तो आप जबरदस्ती उसको मार के पीट के उठाएंगे, चल पढ़ने को बैठ, होमवर्क कर, टीचर ने इतना दे दिया। अरे वो होमवर्क करके करेगा क्या? अगर वो अपने कफ के असर में है वैसी उसकी दिनचर्या रखिए। तो भागवत जी कहते हैं कि जो कफ के असर में है उसको 10 घंटे तक की नींद स्वीकृत है, माने 10 घंटे तक वो 24 घंटे में सो सकता है। अब ये नींद वो 2 हिस्से में लेता है तो बहुत अच्छा, एक ही हिस्से में ले तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि 2 हिस्से में ले। माने रात को 8 घंटे तक सो जाए, 9 घंटे तक सो जाए, दोपहर को 1 घंटे जरूर सो जाए।
लेकिन आप अगर कहेंगे कि कफ के असर में जो बच्चे हैं उनमें भी 3 कैटेगरी बनती है। 14 से 8 एक कैटेगरी, 14 साल से 8 साल, 8 साल से 4 साल एक कैटेगरी, और फिर 4 से 1 साल की कैटेगरी। तो 1 से 4 साल वाली कैटेगरी में भागवत जी कहते हैं कम से कम 16 घंटे की नींद, और 4 से 8 साल की कैटेगरी में वो कहते हैं कि कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद, और बाद में वो कहते हैं जो 14 साल 8 से 14 तो वो कहते हैं कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद। तो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, आप उनको सोने से मत रोकिए, क्योंकि कफ का असर है, और कफ का प्रभाव जब ज्यादा होता है ना तो होता क्या है वो समझ लीजिए। कफ आप जानते हैं चिकना पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ है। कफ का मतलब है आपको खांसी आए और जो बलगम निकल जाए, जो बलगम है ना वो ही कफ है, ऐसा समझ लीजिए। वो स्निग्ध है, चिकना है और बहुत भारी है। ये गुरु है, गुरु माने भारी, हैवी है, बहुत हैवी है, इससे ज्यादा हैवी कोई चीज नहीं। तो स्निग्ध है, चिकना है, भारी है, गुरु है, और जो भारी चीज होती है वो शरीर के ब्लड प्रेशर को हमेशा बढ़ाती है, हमेशा बढ़ाती है। हर भारी चीज, हैवी चीज आप कहते हैं ना, कहते हैं कई बार चिकित्सक हल्का खाओ जी, ज्यादा भारी चीज मत खाओ। हर भारी चीज शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, क्योंकि भारी चीज जाएगी तो उसका गुरुत्व ज्यादा है, गुरुत्व ये ज्यादा है तो वो बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर, तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए ज्यादा बढ़ गया तो तकलीफ आ जाएगी। तो बॉडी ने एक व्यवस्था बनाई, शरीर ने व्यवस्था बनाई कि आप ज्यादा नींद लो। ये नींद लेते समय ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है। जितनी देर आप सोएंगे ब्लड प्रेशर या तो सामान्य होगा या सामान्य से कम होगा। जितनी देर आप जगे हुए हैं ब्लड प्रेशर सामान्य से थोड़ा ज्यादा होगा। तो बचपन में क्या है, आदमी या बच्चा गुरुत्व में है, कफ में है, स्निग्धता में है, इसलिए उसको नींद लेकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, इसलिए वो ज्यादा देर सोएगा ही। आप उसके सोने पर पाबंदी मत लगाओ। आप अगर ये महसूस करते हो कि जी 14 घंटे से भी ज्यादा सो रहा है, तो सोचने की बात आएगी। उसमें भी 4 साल तक के बच्चे को तो वो भी नहीं सोचना है, वो 18 घंटे भी सोए तो सोने दो उसको। और वैसे भी आप महसूस करते हैं, आप सब माताएं हैं, आपने बच्चे अपने बड़े किए ही हैं। छोटे बच्चे जितने होंगे नींद उतनी ज्यादा लेंगे, क्योंकि कफ का असर उतना ही ज्यादा है, और ज्यादा कफ को मेंटेन रखना है ब्लड प्रेशर के लिए, इसलिए नींद लेनी ही पड़ेगी, बिना उसके होने वाला नहीं। इसलिए बचपन में नींद ज्यादा। तो अब नींद ज्यादा है तो ये कब संभव है? ये नींद ज्यादा आप तभी संभव है जब जल्दी सो जाएं, माने बच्चों को जल्दी सोना ही। आप बोलेंगे जी कितने बजे तक सोना? भागवत जी तो ये कहते हैं कि सूर्यास्त होने के 2 घंटे के अंदर सो जाना। सूर्यास्त होने के 2 घंटे के अंदर सो जाना। अब सूर्यास्त कब हुआ? चेन्नई में मान लीजिए 6 बजे हुआ, तो हर बच्चे को 8 बजे तक सो ही जाना, कंपलसरी सो जाना। अब ये तब संभव है जब आप बच्चों को थोड़ा टीवी से दूर रखें। भागवत जी के समय में टीवी नहीं था, होता तो उस पर भी कमेंट करते। अब ये आ गया पिछले 50 साल में, आधुनिक विज्ञान ने इसको दे दिया। तो टीवी से बच्चों को दूर रखें ताकि उनके सोने की कमी ना आए। टीवी देखने में आजकल बच्चे 11 बजे तक 12 बजे तक जगते हैं, तो उनके नींद में कमी आती है। नींद में अगर कमी आएगी तो कफ के असर में नींद अगर पूरी नहीं लेंगे तो फिर कफ बिगड़ेगा, और ये बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिड़चिड़ा बनाएगा, चिड़चिड़ा। बच्चों को अगर नींद पूरी नहीं लेंगे, इसको ध्यान रखिए, तो उनमें चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा भी आएगा। और चिड़चिड़ापन और गुस्सा उनमें है तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आप उनको लाख अच्छी बात कहो, वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शरीर को मस्तिष्क जो है नियंत्रित करता है। मस्तिष्क कफ के प्रभाव में है, कफ बिगड़ा हुआ है, सुधरा हुआ नहीं है, क्योंकि नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो ये तो संकट आने ही वाला है। तो अक्सर घरों में ये समस्या मैं सुनता हूं, वो कहते राजीव भाई बच्चे हमारी सुनते नहीं। वो सुनेंगे तब तक नहीं जब तक नींद पूरी नहीं हो रही है। आप उनकी नींद पूरी होने दीजिए, 8 घंटे 9 घंटे की 10 घंटे की नींद पूरी, फिर देखिए वो कितने अच्छे से सुनते हैं। अब मैं आता हूं जो आपने प्रश्न किया, जब आदमी कफ के असर में होता है, कोई भी बच्चा हो तो भी बड़ा हो तो भी, कफ के असर में जब भी होगा
चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा, क्रोधी होगा, लड़ने को हमेशा तैयार होगा। और बहुत कफ अगर उसका बिगड़ा हुआ है तो वो ऐसा ही होगा जैसे कल बेनजीर भुट्टो को गोली मारने वाला। ये कफ के असर में ही होता है, तब होता है। कोई भी कफ प्रकृति का व्यक्ति किसी को भी गोली मार सकता है अगर उसका कफ इतनी तीव्रता पर है, बिगड़ा हुआ। गोली मार सकता है, बम मार सकता है, किसी के खून को निकलते देख उसके कफ को शांति आती है, मन में उसके संतुलन आता है। तो कफ जो है ना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब ये बाहर जाता है तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। और दुनिया में जो अध्ययन हुए हैं, जो अभ्यास हुए हैं कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं दुनिया में, वो कफ के असर में ही सारे अपराध करते हैं। लेकिन कफ बिगड़ा हुआ है और इसी कफ का असर है कि प्रेम भी बहुत पैदा होता है। बहुत प्रेम पैदा होगा इसी कफ के असर में। आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं ना, आपके दिल में अत्यंत प्रेम पैदा हो जाता है, वो कफ का असर है। कफ प्रेम भी पैदा करता है और कफ आदमी को जहरीला भी बना देता है। महत्व की बात है कि कफ जब तक नियंत्रण में है तो प्रेम भाव पैदा करेगा, सद्भाव पैदा करेगा, और जब ये बिगड़ गया, निकल गया बाहर, तो ये खतरनाक से खतरनाक चीजें बता देगा। अब मैं आपको बागवट की बात छोड़कर मेरी बात एक जोड़कर सुनाता हूं तो बहुत अच्छे से समझ में आए। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे खराब बच्चे अमेरिका के हैं। सबसे खराब बच्चे दुनिया में, सबसे खराब। उनकी खराबी का कोई लिमिट नहीं है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर पढ़े हैं कि हाई स्कूल के बच्चे जेब में से रिवॉल्वर निकाला और पट 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 टीचर को मारा, अपने पड़ोसी को मारा, इसको मारा और अंत में खुद को मारा। अमेरिका की मुश्किल से कुल आबादी 27 करोड़ है। इसमें से लगभग 3 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, ऐसा वो कहते हैं। इन 3 करोड़ बच्चों में 30 लाख जेल में बंद हैं, जेल में बंद हैं। और जिनकी उम्र 14 साल की, 12 साल की, 11 साल की, 10 साल की, ऐसी उम्र के बच्चे जेल में बंद हैं। होना चाहिए स्कूल में, लेकिन हैं जेल में। ये जो अमेरिका की स्थिति है, ये कनाडा की भी है, यही स्थिति ब्रिटेन की है, यही फ्रांस की है, यही जर्मनी की है, यही स्वीडन की है, यही स्विट्जरलैंड की है। इन सभी देशों में, जो ठंडे देश माने जाते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए। आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका, यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं, उनमें लगभग 65 से 70% अपराध बच्चे कर रहे हैं। वो चाहे बलात्कार के हों, चाहे छेड़खानी के हों, या गोली मारने के हों, या लूट मारी के हों, बच्चे कर रहे हैं। बच्चे जिनको हम 14 साल तक की उम्र का मानते हैं, वो कर रहे हैं। परिणाम क्या है? बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में है वो सब बच्चे। बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में जो भी रहेगा, हिंसा ही करेगा, अहिंसक हो नहीं सकता। कफ जैसे ही बिगड़ता है तो हर तरह के नेगेटिव विचार और बुरे विचार शरीर में आएंगे। अब वो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, इसको रोकना है तो क्या करें?